दिल्ली में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक विभत्स घटना सामने आई है। आपने पहली बार किसी खबर में शायद नाबालिग बच्ची सुना होगा, इसलिए ताजुब ना होइए क्योंकि मैं भी घटना नाबालिग दलित बच्ची की ही सुनाने जा रहा हूं। लेकिन जैसा मेरी पुरानी आदत है, मैं बार बार कहता आया हूं कि कभी भी अपराधों को तो जातियों में ना बांटिए। हमने सब कुछ तो जातियों में बांट ही दिया है। बहरहाल दिल्ली कैंट में 9 साल की नाबालिग बच्ची की कथित रेप और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहाँ पे तमाम राजनेता आए हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद, सभी लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन इस मामले में रेप की और हत्या की पुष्टि होगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। इसको जान लीजिए। दिल्ली पुलिस की पूरी जो ये इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस पर ही निर्भर होगी। पुलिस न केवल बच्ची की मौत का कारण जानना चाहती है, बल्कि यह भी पता लगाना चाहती है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ। हालांकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि पोस्टमार्टम और दूसरे साइंटिफिक सबूतों के लिए बच्ची के सिर्फ 2 पैर बचे हुए हैं। बीते 1 अगस्त की बात है, शाम को बच्ची का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब पुलिस को फोन किया गया। जब तक पुलिस आई तब तक बच्ची का आधे से अधिक शरीर जल चुका था। ऐसे में पुलिस को चिता से केवल बच्ची के पैरों का हिस्सा मिला, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पैरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के पैरों को डीएनए और दूसरी फॉरेंसिक जांच के लिए प्रिजर्व कर लिया गया है। दूसरी तरफ शव का पोस्टमार्टम करने वाले पैनल की 3 सदस्यीय टीम मौत के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब रेप की पुष्टि किस तरह हो सकती है। अमूमन करंट लगने की अगर बात की जाए तो करंट के मामले में करंट का एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट होता है। इस मामले में अगर एंट्री पॉइंट हाथ है और एग्जिट पॉइंट पैर हो तो पैर से ये जानकारी मिल सकती है कि मौत का कारण करंट लगना है या नहीं। आमतौर पर जांच के दौरान ब्रेन और खून का सूख जाना ही करंट लगने से मौत की पहचान बनता है। अगर मौत करंट लगने से हुई है तो विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा मात्रा में हो और ज़्यादा देर तक प्रभावित हो तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीट पैदा हो जाती है, और पैदा होने वाली ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि शरीर जल जाता है। शरीर में पाए जाने वाले द्रव्य सूख जाते हैं, काफ़ी जगह पर घाव भी पड़ जाते हैं और आमतौर पर इंसान की मौत हो जाती है। अगर बात की जाए बाकी एविडेंसेस की तो पुलिस ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मौकाए वारदात की दोबारा जांच के लिए सीबीआई CFSL टीम की मदद ली है। CFSL की टीम ने सबसे पहले आरोपी पुजारी के कमरे की जांच गहराई से की है। उसके बिस्तर पर छिपी हुई चादर, बिछी हुई चादर, तकिए और उसके द्वारा पहने गए कपड़ों को जांच के लिए सीज कर लिया है। CFSL की टीम डीएनए प्रोफाइलिंग और माइक्रो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए आरोपी के कमरे की चादर, तकियों पर किसी तरह के खून के निशान, बीड़ी के निशान, शरीर के रोएं और बालों की मौजूदगी का पता लगाएंगे। ये पूरा मामला 1 अगस्त का है। मृतका के माता पिता की शिकायत के मुताबिक 1 अगस्त को शाम 5:30 बजे के करीब बच्ची ने अपनी मां से कहा था कि वो शमशान घाट से ठंडा पानी लेने जा रही है। वहाँ आसपास के लोग आमतौर पर ठंडा पानी लेने शमशान घाट ही जाते हैं। आधे घंटे के बाद शमशान घाट के पुजारी ने बच्ची की मां को बुलाया। मां जब शमशान घाट पहुंची तो एक बेंच पर बच्ची की डेड बॉडी रखी थी। उसके बाएं हाथ, कोहनी और मुंह के पास चोट और जले के निशान थे। शिकायत के मुताबिक पुजारी ने कथित तौर पर बच्ची की मां से कहा कि इस मामले में पुलिस को सूचना ना दी जाए क्योंकि ऐसा करने पर शव का पोस्टमार्टम होगा और बच्ची के अंग चुरा लिए जाएंगे। इस बीच पुजारी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बच्ची के शव का जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया। रात के 10 बजे करीब पुलिस को मौत की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मां ने रेप की बात नहीं की। जी हाँ, वहां पे मां ने रेप की बात नहीं की। हालांकि बाद में SC/ST आयोग बच्ची की मां से मिला, जिसके बाद मां ने रेप की बात कही। दूसरी तरफ पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि उसने बच्ची के माता पिता के साथ मारपीट की और उनके ऊपर रेप का मामला ना दर्ज करने का दबाव बनाया। इस पर पुलिस का कहना है कि इसकी शिकायत दर्ज करवाई जाए, कार्रवाई होगी। दिल्ली कैंट के पास ओल्ड नागल गांव है जहां की ये घटना है। इस घटना के बाद से ही लगातार वाल्मीकि समाज के अंदर रोष है। रोष होना चाहिए, लेकिन इस मामले को जातीय एंगल देने की भी कोशिश की जाए। मामले की इन्वेस्टिगेशन में क्या जाति इतनी महत्वपूर्ण होती है, ये जानना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, शोक
हर जगह है, क्योंकि एक बच्ची की हत्या हुई है और कथित तौर पर बलात्कार हुआ है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो अपराधों में धर्म ढूंढते हैं, अपराधियों में जाति ढूंढते हैं। याद करिए कि किस तरीके से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु का इस्तेमाल राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए किया जाता रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा होता ही प्रतीत हो रहा है। हमारी आपसे अपील है कि इस बच्ची के न्याय के लिए आवाज लगाइए, गुहार लगाइए, लेकिन हाँ, बच्ची के आगे दलित ना लगाइए, क्योंकि अगर क्या ये किसी सवर्ण के साथ हुआ होता तो आपका खून नहीं खौलता। अगर ये किसी क्रिश्चियन के साथ हुआ होता तो आपका खून नहीं खौलता। क्या अगर ये किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता तो आपका खून नहीं खौलता। क्या आप सिलेक्टिव रिवॉल्यूशन कर रहे हैं? इस चीज को अपने अंदर झांक के पूछिए। अगर सवाल ना हो, सवाल का जवाब ना मिले, तो याद रखिए कि आप किसी प्रोपेगेंडा का शिकार होने वाले थे। आप बच गए। तब न्याय की आवाज बुलंद कीजिए। देश की आधी आबादी के लिए न्याय की आवाज को उठाइए। अमित शाह के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने। अरविंद केजरीवाल को याद दिलाइए 2013 में उनके द्वारा किया गया वो ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि हर एक बलात्कार के बाद शीला दीक्षित कहती हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या दिल्ली को ऐसा हेल्पलेस सीएम चाहिए? अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि आपने दिल्ली की सुरक्षा के लिए क्या किया, कहां गए वो सीसीटीवी कैमरास। अमित शाह से पूछिए कि जिन महिला सुरक्षा की बात को कहकर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई, अब उनका जवाब क्या है। लेकिन ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप अपराध को अपराध की श्रेणी में रखेंगे, ना कि उसको जातियों में वर्गीकृत करेंगे। हमारी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं। धन्यवाद।